कंजक्टिवा का जो कि है फ्लाईसेंचुलर केराटोकंजक्टिवाइटिस, जिसको हम फ्लाईसेंचुलोसिस भी कहते हैं। ठीक है, तो ये असल में होता क्या है, ये असल में नोड्यूलर सी एक लोकलाइज्ड एलर्जिक इन्फ्लामेशन हो जाती है हमारी कंजक्टिवा की। ठीक है, नोड्यूलर होगी ये। अब इसका कॉज क्या है, कैसे होती है, एटियोलॉजी है कि ये इसमें टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, ये बहुत ही कॉमन होता है ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 डिकेड्स ऑफ द लाइफ। ठीक है, जो यानी 10 से 20 साल की उम्र में ज़्यादा कॉमन है। तो इसमें ना लोकलाइज सेल मीडिएटेड टाइप 4 रिएक्शन हो जाता है हमारे कंजक्टिवा का किसी भी एंडोजिनस माइक्रोबियल प्रोटीन के अगेंस्ट, एंडोजिनस। ठीक है, अब इस एंटीजन का या एलर्जन का सोर्स क्या होगा। नंबर 1, एक तो स्टेफिलोकोकल प्रोटीन्स जो होते हैं ना, वो अब कंसीडर होते हैं, इसमें बहुत ही कॉमन कॉज हैं। इसके अलावा ट्यूबरक्यूलो प्रोटीन। ठीक है, ट्यूबरक्यूलो प्रोटीन जो है वो पहले बहुत ज़्यादा कॉमन इसका सोर्स कंसीडर किया जाता था। इसके अलावा कुछ और एलर्जेंस जैसे कि पैरासाइट्स के प्रोटीन्स और फंजाई के। ठीक है, तो ये इसके डिफरेंट कॉजेज़ हो सकते हैं। जो एजेंट जो एंटीजन इसमें इन्वॉल्व है, जिसके अगेंस्ट मतलब टाइप 4 रिएक्शन हुआ है। अब पैथोजेनेसिस इस तरह है कि ये फ्लाईसेंच्यूल जो है, ये एक सब एपिथेलियल इन्फ्लामेटरी नोड्यूल होती है। ठीक है, ये सब एपिथेलियल होगी जो कि सेल मेडिएटेड एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन की वजह से बनी है। ठीक है, अब इसका जो साइज़ है 0.5 से 3 मिलीमीटर हो सकता है। अब फ्लाईसेंच्यूल जो है ना, ये यूजुअली 10 डेज़ के कोर्स के बाद होता है, मतलब ये 10 डेज तक रहता है, और उसके बाद जो है इसमें स्टेज ऑफ इन्फिल्ट्रेशन, एलिवेशन, अल्सरेशन और रेजोल्यूशन, ये स्टेजेस, इन स्टेजेस के थ्रू ये पास करता है। ठीक है, तो समझ आ गया ना, मतलब एक किस्म का एलर्जिक रिएक्शन ही है हमारी कंजक्टिवा का किसी एंडोजेनस प्रोटीन के अगेंस्ट, जिसमें एक ब्लैब या नोड्यूल बन जाती है लिम्बस पे। ठीक है, जिसको ब्लैब को हम फ्लाईसेंट कह रहे हैं। अच्छा, एक और इसका कॉज याद रखिएगा, किसी किसी को जो है ना क्रोनिक माइल्ड इन्फेक्शन हो जाए अगर टॉन्सिल्स का या उनके एडिनोइड्स का, तो उनमें भी फ्लाईसेंचुलर कंजक्टिवाइटिस हो जाती है। तो इसमें मतलब स्टेफिलोकोकस जो प्रोटीन होता है ना, वो मोस्ट कॉमन इसमें कॉज होता है। अच्छा, एक तो मैंने आपको बताया कि ये एक, इसके अलावा बच्चों में भी ज़्यादातर होता है 4 से 14 साल की उम्र के दरमियान, और ना जिनकी जो मेल न्यूट्रिशन वाले और अनहाइजीनिक लिविंग कंडीशंस होती हैं, उनमें ये इसका प्री डिस्पोजिंग फैक्टर है। ठीक है, अब इसके क्लिनिकल फीचर्स हम देख लेते हैं। तो देखिए, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में ये जो फ्लाईसेंचुल है, ये कंजक्टिवा पे डेवलप करेगा या फिर ये लिम्बस पे डेवलप कर सकता है। दोनों कॉर्निया और कंजक्टिवा दोनों को यह इन्वॉल्व कर सकता है। तो इसीलिए अब इसकी प्रेजेंटेशन जो है ना डिफरेंट डिफरेंट होती है। एक होती है फ्लाईसेंचुलर कंजक्टिवाइटिस, या फ्लाईसेंचुलर केराटाइटिस भी हो सकता है अगर कॉर्निया में हुआ, फ्लाईसेंचुलर केराटोकंजक्टिवाइटिस भी हो सकता है। तो अब क्लिनिकल फीचर्स सबसे पहले फ्लाईसेंचुलर कंजक्टिवाइटिस के देखेंगे। तो इसमें जो है ना कंजक्टिवल फ्लाईसेंचुल के सिम्टम, जाहिर सी बात है, लैक्रीमेशन होगी पेशेंट को, इरिटेशन यहाँ पे होगी और इचिंग होगी। ठीक है, और इसमें से ना म्यूकोपेरुलेंट डिस्चार्ज भी हो रहा होगा अगर इसमें सेकेंडरी इन्फेक्शन हो गया तो। इसके अलावा ये वाला फ्लाईसेंचुल हमें बल्बर कंजक्टिवा पे नज़र आएगा, लिम्बस के करीब, बिल्कुल देखें यहाँ पे। तो ये हो गया फ्लाईसेंचुलर कंजक्टिवाइटिस। इसके अलावा ये फ्लाईसेंचुलर कंजक्टिवाइटिस, इसमें वाइटिश सेंटर है, देखिए वाइट कलर का है, जो कि लोकलाइज्ड हाइपरीमिया के साथ सराउंड हुआ है ऑफ द कंजक्टिवा। अब ये ना खुद ही रिजॉल्व कर जाता है, लेकिन कभी कभार इसमें आपने याद रखना है नेक्रोसिस भी हो सकती है और अल्सर भी इसका बन सकता है अगर इसमें नेक्रोसिस हो गई। अब ये कंजक्टिवल अल्सर खुद ही सही हो जाएगा बिना किसी फॉर्मेशन ऑफ स्कार के। तो दूसरी हमने कहा फ्लाईसेंचुलर केराटाइटिस होता है। तो उसमें क्या होता है कि कॉर्नियल फ्लाईसेंचुल के जो सिम्टम्स हैं, उसमें हम पेशेंट को पेन होता है, टीयरिंग होगी, फोटोफोबिया और ब्लेफारोस्पाज्म। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये इसके सिम्टम में फ्लाईसेंचुलर केराटाइटिस के। ठीक है, पेन, टीयरिंग, फोटोफोबिया और ब्लेफारोस्पाज्म। आईलिड की एबनॉर्मल ट्विचिंग जो होती है उसको ब्लेफारोस्पाज्म कहते हैं। अब फ्लाईसेंचुलर नोड्यूल जो है इस वाले केस में पहले तो लिम्बस पे अपीयर होगी। ठीक है, ये लिम्बस वाला रीजन है, यहाँ पे अपीयर होगी, और फिर ये स्प्रेड करेगी कॉर्निया की तरफ और एक मार्जिनल अल्सरेशन करवा देगी। ठीक हो गया, और उस कॉर्नियल अल्सर के एडजेसेंट पे जो कंजक्टिवा है वो हमें हाइपरेमिक मिलेगी। थर्ड टाइप हमने कहा फ्लाईसेंचुलर केरेटोकंजक्टिवाइटिस। इस फिगर में भी देखें तो ये फ्लाईसेंचुलर जो नोड्यूल है इस वाले केस में लिम्बस पे हो जाती है। ठीक है, और फिर ये फैलेगी, स्प्रेड करेगी दोनों इस बल्बर कंजक्टिवा में भी और कॉर्निया की तरफ भी स्प्रेड करेगी, जिसके नतीजे में हमें कंजक्टिवाइटिस के भी फीचर्स मिलेंगे, केराटाइटिस के भी, जो कि हमने दोनों ऊपर डिस्कस किए, दोनों फीचर्स इस केस में मिलेंगे। ठीक है, अब किस तरह आप डायग्नोस करेंगे। अच्छा, डायग्नोसिस से पहले मैं आपको बताऊं, जो हमने तीनों क्लिनिकल टाइप्स पढ़ी ना, एक फ्लाईसेंचुलर कंजक्टिवाइटिस पढ़ी, दूसरी फ्लाईसेंचुलर ये केरेटोकंजक्टिवाइटिस, जो बीच में हमने फ्लाईसेंचुलर केराटाइटिस पढ़ा, तो उसमें हमने कहा कि सिर्फ कॉर्निया इन्वॉल्व होता है रेयर केसेस में, लेकिन उसकी फर्दर 2 टाइप्स होती हैं, याद रखिएगा, एक अल्सरेटिव फ्लाईसेंचुलर केराटाइटिस, दूसरी डिफ्यूज इनफिल्ट्रेटिव केराटाइटिस।
तो थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा पॉइंट एक्सप्लेन करना चाहूँगी। जो इसके अल्सरेटिव फ्लाईसेंचुलर केराटाइटिस है, इसमें फर्दर कुछ टाइप्स आ जाती हैं, 3 हैं। एक इसमें सैक्रोफुलस अल्सर होता है, फेसिकुलर अल्सर और मिलियरी अल्सर। तो इस अल्सरेटिव का जो सैक्रोफुलस अल्सर है वो हमें मार्जिनल जो है अल्सर शो करेगा, ठीक है। मार्जिनल अल्सर होगा, क्यों बना है? क्योंकि इसमें जो स्मॉल यहाँ पे लिम्बल फ्लाइसेटिन बना था ना, वो नोड्यूल, उसका ब्रेक डाउन हुआ है, ठीक है, लिम्बस पे जो बना है। तो यहाँ पे ये सैक्रोफुलस अल्सर बन जाएगा। दूसरी इसकी टाइप होती है फेसिकुलर अल्सर। इसमें हमें प्रोमिनेंट पैरेलल लीश ऑफ द ब्लड वेसल्स नज़र आएंगी, और ये वाला अल्सर जो है ये सुपरफिशियल ही रहेगा, लेकिन ये एक पीछे एक बैंड शेप का सुपरफिशियल ओपेसिटी छोड़ जाएगा, ठीक है। हीलिंग होने के बाद पीछे एक बैंड शेप की सुपरफिशियल ओपेसिटी रह जाएगी। तो फेसिकुलर अल्सर में ऐसा होगा। तीसरा मिलियरी अल्सर है, तो इसमें छोटी छोटी से स्मॉल अल्सर्स जो हैं वो स्कैटर्ड होंगे पूरे कॉर्निया के पूरी कॉर्निया में, ठीक है। तो मिलियरी अल्सर उसको कहेंगे, छोटे छोटे से स्मॉल अल्सर। तो ये अल्सरेटिव फ्लाईसेंचुलर केराटाइटिस की 3 टाइप्स हैं। तो अगर इनका नाम भी याद हो तो वो इनफ है, ठीक है। दूसरी जो हमने कहा इसकी डिफ्यूज़ इनफिल्ट्रेटिव फ्लाईसेंचुलर केराटाइटिस टाइप है। तो ये ना सेंट्रल इनफिल्ट्रेशन ऑफ द कॉर्निया के साथ अपीयर होगा, जिसमें कैरेक्टरिस्टिक हमें रिच वास्कुलराइजेशन मिलेगी, जो कि पेरिफेरी से लेके ऑल अराउंड द लिम्बस ये उसकी वास्कुलराइजेशन होगी, ठीक हो गया। ये डिफ्यूज़ है। अब हमने डायग्नोज कैसे करना है फ्लाईसेंचुलर केराटाइटिस को। एक तो हमने क्लिनिकल कंडीशन को उसके क्लिनिकल फीचर्स से डायग्नोज करेंगे। दूसरा हम लैब इन्वेस्टिगेशन जो ना वो रेयरली परफॉर्म करेंगे सोर्स ऑफ एंटीजन को फाइंड करने के लिए, रेयरली, ठीक है। ट्रीटमेंट इसका ट्रीट कैसे करेंगे हम इस तरह के अल्सर्स को, कंजक्टिवाइटिस को? हमने टॉपिकल स्टीरॉयड ड्रॉप्स देंगे, तो वो बहुत इफेक्टिव होते हैं रेजोल्यूशन करवाने में, ठीक है। टॉपिकली देंगे। इसके अलावा एंटीबायोटिक ड्रॉप्स भी हम टॉपिकली देते हैं ताकि सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो। और एंटीजेंस के जो सोर्स है उसको ट्रीट करने के लिए, जैसे कि अगर क्रोनिक स्टेफिलोकोकल ब्लेफराइटिस की वजह से हुआ है, या टीबी की वजह से ये हुआ है, या वॉर्म इन्फेस्टेशन, तो उस कॉज को भी हम जो है ना सोर्स ऑफ एंटीजन को ट्रीट करेंगे। इसके अलावा याद रखिएगा, अगर जो है कॉर्नियल अल्सर भी इसमें साथ हो गए हैं तो हम एट्रोपिन के ड्रॉप्स भी देते हैं, और पेशेंट को हम डार्क ग्लासेस या आई शेड देंगे सूदिंग के लिए। इसके अलावा जनरली जो ट्रीटमेंट है वो हेल्थ और न्यूट्रिशन जो है इम्प्रूव करनी होगी पेशेंट की, और कॉज को वही कि एडिनोइड्स की वजह से हुआ या टीबी की वजह से, टॉन्सिलाइटिस की वजह से, तो कॉज को हमने ट्रीट करना होगा। दैट्स इट। उसके बाद अगली हमारे पास कंजक्टिवाइटिस आ जाती है। अगली कंडीशन है ओक्यूलर सिकेट्रिकल पेम्फिगोइड OCP, या म्यूकस मेम्ब्रेन पेम्फिगोइड भी कह सकते हैं, MMP। तो असल में ये होता क्या है, ये ऑटो इम्यून इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है ऑटो इम्यून, ठीक है। इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है जिसमें हमें बार बार रिकरेंट ब्लिस्टरिंग हो जाती है हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन की, और उसके बाद जो है उस पर स्कारिंग हो जाएगी, ठीक है। ऑटो इम्यून इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है, उसमें बार बार म्यूकस मेम्ब्रेन पे ब्लिस्टर्स बन रहे हैं, और ब्लिस्टर्स जब सही हो रहे हैं तो उसके बाद स्कारिंग हो रही है। तो अब इसका इटियोलॉजी ये है कि इसमें टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होगा, जो कि साइटोटॉक्सिक रिएक्शन होता है। अब इसमें जो है ना ऑटो एंटीबॉडीज़ हमारी IgG और IgA डायरेक्टेड होती हैं हमारे सेल्फ सरफेस एंटीजन हमारे ही ऊपर, ठीक है। कौन से सेल्फ सरफेस एंटीजन? जो बेसमेंट मेम्ब्रेन जोन ऑफ द म्यूकोजल सरफेस पे मौजूद होते हैं। अब एंटीबॉडीज़ हमारे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करेंगी और वहाँ पे इन्फ्लामेटरी सेल्स को ले आएंगी, और तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, कंजक्टाइवल मेम्ब्रेन जो है उसका ब्रेकडाउन हो जाएगा, और सब एपिथेलियल बुल्ली फॉर्मेशन हो जाएगी, और उसके साथ अल्सरेशन होगी, क्योंकि वो मेम्ब्रेन ब्रेकडाउन हुई है, ठीक है। अल्सरेशन भी होगी और सब एपिथेलियल बुल्ली बनेंगी। अब उसके बाद जो है ना सिकेट्राइजेशन होगी, यानी स्कार फॉर्मेशन। तो ये प्राइमरीली जो है ना कंजक्टाइवा की डिजीज़ होती है, लेकिन ये फ्रीक्वेंटली हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन्स को अफेक्ट करती है, जैसे हमारे माउथ की म्यूकस मेम्ब्रेन, ईसोफेगस, जेनाइटल और एनस की भी। तो स्किन जो है इसमें फ्यू केसेस में इन्वॉल्व होती है। अब इसमें क्लिनिकल फीचर्स कैसे होंगे? जो एज होती है ज़्यादातर वो 60 ईयर्स के बाद ये डिज़ीज़ होती है, और सेक्स में बात करें तो फीमेल्स इसमें ज़्यादा अफेक्ट होती हैं बनिस्बत मेल के, 2:1 मिलता है। तो कंजक्टाइवा के जो क्लिनिकल फीचर्स हमें मिलेंगे, सबसे पहले देखें, इसमें जो है ना टिपिकल प्रेजेंट करेगा पेशेंट कि उसको रेड आई हुई है, ठीक है। रेड आई जो हम पढ़ के आए हैं, और उसको परसिस्टेंट कंजक्टिवाइटिस रहा है, कंजक्टिवा की इन्फ्लामेशन, जो कि टॉपिकल थेरेपी के बाद भी सही नहीं हो पा रही, ठीक है। ये उसकी कंप्लेन होगी। हम देखेंगे तो हमें सब एपिथेलियल बुल्ली जो है वो मिलेंगे, डेवलप हो जाएंगे। सब एपिथेलियल बुल्ली डेवलप करेंगे जो कि रप्चर हो जाएंगे, और आगे जाके अल्सरेटिव और प्रोग्रेसिव सिकेट्राइजेशन करवा देंगे। अब ये सब एपिथेलियल फाइब्रोसिस जो है वो भी हमें अर्ली स्टेज पे मिलती है, फाइन ग्रे वाइट लीनियर ओपेसिटीज़ के साथ।
अगर ग्रे वाइट कलर की हमें फाइन लीनियर ओपेसिटीज़ मिलेंगी तो वो सब एपिथेलियल फाइब्रोसिस होंगी, ठीक है। इसके अलावा कंजक्टिवा में हमें ड्राई आई मिलेगी क्योंकि जो गॉबलेट सेल्स हैं वो भी डिस्ट्रॉय हो गए हैं, एक्सेसरी लैक्रिमल ग्लैंड भी और लैक्रिमल डक्ट्यूल्स की भी ऑक्लूजन हो गई है, तो ड्राई आई हो गई है। फॉर्निसिस जो है उनकी श्रिंकेज हो जाएगी, सिम्ब्लेफेरॉन और एनकाइलोब्लेफेरॉन जो है हो सकता है। ये सिम्ब्लेफेरॉन दिखाया गया है, ये वो कंडीशन होती है जिसमें बल्बर और पाल्पेब्रल कंजक्टिवा आपस में चिपक जाते हैं, ठीक है, उसको सिम्ब्लेफेरॉन कहते हैं। एनकाइलोब्लेफेरॉन भी एक डिजीज़ होती है, कंजेनाइटल होती है वैसे तो, जिसमें हमारे अपर और लोअर लिड दोनों आपस में चिपक जाती हैं, बंद हो जाती हैं, ठीक है। तो इस तरह की ये हमें कंजक्टिवा में सिम्टम्स मिलेंगे या क्लिनिकल फीचर्स मिलेंगे। अब कॉर्निया की अगर हम बात करें तो उसमें हमें एपिथेलियल डिफेक्ट्स मिलेंगे, जाहिर सी बात है ड्राइनेस हुई है तो उसकी वजह से एपिथेलियल डिफेक्ट्स होंगे। और पेरिफेरल जो है ना कॉर्निया की वेस्कुलराइजेशन भी हमें मिलेगी। इसके अलावा कॉर्निया में हमें केरेटिनाइजेशन एंड कंजक्टिवाइलाइजेशन ऑफ द कॉर्नियल सरफेस ड्यू टू द लिम्बल एपिथेलियल सेल डैमेज, क्योंकि जो लिम्बस होता है वहाँ पे एपिथेलियल सेल डैमेज हो गए हैं तो कॉर्निया की जो है केरेटिनाइजेशन भी हो गई है और कंजक्टिवलाइजेशन भी हुई है। अच्छा, बहुत ज़्यादा केरेटिनाइजेशन मतलब हो जाएगी कॉर्निया की, और साथ में कंजक्टिवलाइजेशन असल में ये होता है कि मतलब हमारे कॉर्निया के ऊपर कंजक्टिवल एपिथेलियम ग्रो कर जाए, उसमें वेसल्स भी हों और गॉबलेट सेल्स वगैरह जो भी कंजक्टिवल एपिथेलियम जिस तरह होती है वो यहाँ पे हो जाए तो उसके नतीजे में ओपेसिटी हो जाएगी, ठीक है। तो ये आगे हमें कॉर्निया में इसमें फीचर्स मिलते हैं OCP में, ठीक है। अब आईलिड में हमें क्या मिलेंगे कि आईलिड में पेशेंट को ब्लेफेराइटिस होगा, ठीक है, इन्फ्लामेशन, ट्राइकियासिस यानी कि मिसडायरेक्शन हो जाएगी लैशेस की, और इसके अलावा एंट्रोपियन मिलता है, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। एंड स्टेज जो है इस डिज़ीज़ का उसमें हमें ड्राई आई मिलती है टोटल सिम्ब्लेफेरॉन के साथ, यानी टोटली ये जो है अपर और लोअर आईलिड पाल्पेब्रल और बल्बर कंजक्टिवा वो आपस में चिपक जाएंगी, ठीक है, एक हो जाएंगी, यूनाइट हो जाएंगी, तो उसको हम सिम्ब्लेफेरॉन कहते हैं। ये हमें एंड स्टेज पे मिलता है। और साथ में कॉर्निया की वास्कुलराइजेशन, क्योंकि हमें पता है कॉर्निया ए वास्कुलर होता है लेकिन कंजक्टिवलाइजेशन की वजह से ये वास्कुलर हो गया है। अब हमने OCP यानी ओक्यूलर सिकेट्रिकल पेम्फिगोइड को कैसे डायग्नोस करना है, हम टिपिकल जो है ओक्यूलर फाइंडिंग्स देखेंगे। इसके साथ हम कंजक्टिवा की जो है बायोप्सी जो है हमें पॉजिटिव मिलेगी 83% ऑफ द केसेस में, और इम्यूनोहिस्टोकेमिकल स्टेनिंग जो है हम बेसमेंट मेम्ब्रेन की कर सकते हैं। तो ये तीनों आपने डायग्नोसिस के जो है याद रखने हैं पॉइंट्स। ट्रीट कैसे करना है इसको, OCP को टॉपिकली हम करेंगे। सबसे पहले हम आर्टिफिशियल टीयर्स दे सकते हैं, टॉपिकली स्टेरॉइड्स दे सकते हैं, साइक्लोस्पोरिन टॉपिकली, रेटिनोइक एसिड जो हमें पता है विटामिन A का ही डेरिवेटिव होता है, ये असल में जो कैरेटिनाइजेशन हो रही थी उसको रिड्यूस करेगा। एंटीबायोटिक्स सेकेंडरी इन्फेक्शन को प्रिवेंट करेंगे। टेट्रासाइक्लिन्स भी हम यूज़ कर सकते हैं। लिड की हाइजीन जो है वो भी इम्प्रूव करनी होगी। ये हो गया सारा टॉपिकल ट्रीटमेंट। अब सिस्टेमिकली क्या दिया जा सकता है OCP में, याद रखना है डेप्सोन, ठीक है, जो कि डेप्सोन यानी कि डाइमोडिफिनाइल सल्फोन जो है ये बहुत ही यूज़फुल फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होता है माइल्ड टू मॉडरेट डिजीज़ वाले पेशेंट्स में OCP के, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन यही ट्रीटमेंट है, आपने अच्छी तरह याद रखना है। नंबर 2 हम एंटी मेटाबोलाइट्स दे सकते हैं जैसे कि एज़ोथायोप्रीन और मीथोट्रेक्सेट जो है ये अल्टरनेट हो सकते हैं टू द डेप्सोन। स्टेरॉइड्स में हम प्रेडनिसोलोन 1 to 1.5 मिलीग्राम पर kg जो है बहुत इफेक्टिव होता है फॉर द रैपिड डिजीज़ कंट्रोल। इसके अलावा IV इंट्रावीनस इम्यूनोग्लोबुलिन थेरेपी और रिटुक्सीमाब जो है, जो कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ मेडिकेशन है, ये भी ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होती हैं। अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट डिजीज़ ऑफ द कंजक्टिवा पे, जो कि है स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम या फिर एरिथमा मल्टीफॉर्म या टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस। तो ये इसके डिफरेंट नाम है। इसकी डेफिनेशन ये है कि असल में ये अक्यूट वेजिकुलोबुलस रिएक्शन हो जाता है हमारी स्किन का भी और म्यूकस मेम्ब्रेन का किसी मेडिकेशन की वजह से या इन्फेक्शन की वजह से। ये डेफिनेशन आपको अच्छी तरह से याद हो, स्किन का भी है म्यूकस मेम्ब्रेन का, लेकिन वेजिकुलोबुलस रिएक्शन होगा, ठीक है, वेजिकल्स भी बनेंगे, बुल्ली फॉर्मेशन अक्यूटली, ठीक है। तो अब इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, एरिथमा मल्टीफॉर्म माइनर, एरिथमा मल्टीफॉर्म मेजर, टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस। एरिथमा मल्टीफॉर्म माइनर जब स्किन सिर्फ इन्वॉल्व होगी तब हम कहते हैं, एरिथमा मल्टीफॉर्म मेजर जब स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन दोनों इन्वॉल्व हों। टॉक्सिक एपिडर्मो नेक्रोलाइसिस बहुत ही सीवियर फॉर्म होती है स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम कंडीशन की। अब क्यों होती है इसकी एटियोलॉजी जो है हमें याद रखना है कि ये सेल मेडिएटेड डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है, ठीक है, ये डिलेड होगा। और इसमें जो इम्यून कंडीशन है वो किससे रिलेटेड होगी, एक तो नंबर 1 ड्रग्स से, जिसमें आ जाता है कुछ एंटीबायोटिक्स जिनकी वजह से ये रिएक्शन हुआ है, जिसमें सल्फोनामाइड,
ट्राइमेथोप्रिम उनसे होता है, एनाल्जेसिक्स में पैरासीटामोल से यानी एसिटामिनोफेन से, इसके अलावा एंटी कन्वर्जन से भी ये हो सकता है। दूसरा, कुछ इन्फेक्शंस में भी ये सेल मेडिएटेड डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है, जैसे हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस की वजह से या एडिनो वायरस। बैक्टीरिया में माइकोप्लाज्मा निमोनी और स्ट्रेप्टोकोकाई जो है इसमें कॉजेटिव एजेंट्स होते हैं। अब इसकी पैथोजेनेसिस इस तरह है कि इम्यून कॉम्प्लेक्स की डिपोजिशन हमारी डर्मिस यानी स्किन में हो जाती है और कंजक्टाइवल स्ट्रोमा के अंदर। तो ये आपने साइड्स याद रखनी है, कंजक्टाइवल स्ट्रोमा और डर्मिस में इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिट कर जाते हैं। तो जो स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम है उसमें हमें सब एपिथेलियल यानी एपिथेलियम के अंडर बुल्ली मिलेंगे और सब्सिक्वेंट उस पर फिर स्कारिंग हो जाएगी। टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस में क्या होता है कि केराटिनोसाइट की अपोप्टोसिस हो जाएगी और एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस होगी विथ मिनिमल इन्फ्लामेटरी इनफिल्ट्रेट इन द डर्मल स्ट्रोमा। यानी इसका नाम बता रहा है कि ये टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस है, कि मतलब हमारी जो एपिडर्मिस है उसकी तो नेक्रोसिस हुई है, नेक्रोलाइसिस हुई है, और साथ में केराटिनोसाइट्स की एपोप्टोसिस भी होगी, तभी हम इसको टॉक्सिक कह रहे हैं। ठीक है, केराटिनोसाइट्स की एपोप्टोसिस हुई है और एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस, लेकिन हमें इन्फ्लामेटरी इनफिल्ट्रेट इसमें बिल्कुल ही थोड़ा मिलेगा माइनर इन द डर्मल स्ट्रोमा। तो अब इस तरह के जो पेशेंट है वो क्लिनिकली कैसे प्रेजेंट करेंगे? इनको अक्यूट फीवर होगा, आर्थरेल्जिया यानी जॉइंट पेन के साथ, मलेज और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का इन्फेक्शन। तो इसमें ज़्यादातर जो एज बच्चों में और यंग एडल्ट्स में ये कॉमन है। सेक्स के हिसाब से ये फीमेल्स में ज़्यादा अफेक्ट करता है ये बनिस्बत मेल्स के। ऑक्यूलर जो हमें क्लिनिकल फीचर्स मिलेंगे आइज़ में, उसमें सबसे पहले तो रेडनेस मिलेगी, ग्रिटीनेस, फोटोफोबिया होगा पेशेंट को और वाटरिंग होगी। ठीक है, वाटरिंग ऑफ द आइज़। इसके अलावा पेपिलरी कंजक्टिवाइटिस, हमने कंजक्टिवाइटिस की टाइप्स पढ़ी थी, तो उसमें पेपिलरी टाइप हमें स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम में मिलेगी। और हमें कंजक्टाइवल जो मेम्ब्रेन है वो उसकी भी फॉर्मेशन हो सकती है। इसके अलावा सूडो मेम्ब्रेन फॉर्मेशन मिल सकती है। ठीक है, ये ऑक्यूलर सिम्टम्स आपने याद रखते हैं। और साथ में जो है ना कैरेटोपैथी, अगर कॉर्निया इन्वॉल्व हो गया तो पंक्टेड एपिथेलियल इरोजन्स हो सकती हैं एपिथेलियल डिफेक्ट की वजह से। देन उसके बाद हमारे पास जो ओक्यूलर लेजन्स मिलेंगी उसमें सेकेंडरी बैक्टीरियल कैराटाइटिस भी हो सकता है और लिड की जो मार्जिन है उस पर हेमरेजिक क्रस्टिंग भी मिल सकती है। उसके बाद क्लिनिकल फीचर्स में याद रखिएगा कुछ सिस्टेमिक हमें क्लिनिकल फीचर मिलेंगे, जिसमें जो ओरल म्यूकोजा होगा ना पेशेंट का, वो हमेशा इन्वॉल्व होता है और उस पर बुल्ली फॉर्मेशन हो जाएगी, साथ में इरोजन्स भी होंगी। तो जब लिप्स हम देखेंगे इस तरह के पेशेंट के, तो उसमें कैरेक्टरिस्टिक हमें हेमरेजिक क्रस्टिंग मिलेगी। ठीक है, लिप्स में तो फिगर पे भी देखिए ये हेमरेजिक क्रस्टिंग जो है लिप्स पे दिखाई गई है। स्किन इरप्शंस जो है वो हमें क्लासिक टारगेट लेजन्स शो करेंगे, जो यहाँ पे दिखाई गई हैं। ये टारगेट लेजन्स हैं जिसमें रेड सेंटर होता है और वो एक पेल रिंग के साथ सराउंड हुआ होता है और फिर दोबारा एक रेड रिंग होती है। ठीक हो गया, इसको हम कहते हैं टारगेट लेजन्स। तीसरा हमें जो सिस्टेमिक फीचर्स मिलेंगे वो है मैक्यूलोपेपुलर या फिर बुल्लस लेजन्स, जो कि इस डिजीज़ में बहुत ज़्यादा कॉमन है। म्यूकस मेम्ब्रेन जो आइज़ की, माउथ की, जेनाइटेलिया की, ये जो है बुल्लस लेजन से अफेक्ट होंगी। साथ में मेम्ब्रेन और सूडो मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन भी मिलती है हमें म्यूकस मेम्ब्रेन्स पे। ठीक है, इन सारी साइड्स पे हो सकता है। तो यहाँ पे भी देखें ये टारगेट लेशंस दिखाई गई हैं स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम की। अब आए ओक्यूलर कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम में? तो कंजक्टाइवल श्रिंकेज हो सकता है, क्योंकि हमने देखा कि स्कार फॉर्मेशन हो रही है, सिकेट्राइजेशन, तो उसकी वजह से कंजक्टाइवा श्रिंक हो सकता है। इसके अलावा लैक्रिमल जो पंक्टाए होते हैं उनकी फाइब्रोसिस हो सकती है, तो उसके नतीजे में वाटरिंग आइज़ मिलेगी। जाहिर सी बात है एपीफोरा होगा, ड्रेनेज सही नहीं हो पाएगा क्योंकि पंक्टाए जो है फाइब्रोस कर सकता है। एक और कॉम्प्लिकेशन है ड्राई आइज़ जो है वो फाइब्रोसिस ऑफ द लैक्रिमल डक्ट्यूल्स की वजह से हो सकती हैं और कंजक्टाइवल मेटाप्लेजिया हो जाएगा विद द लॉस ऑफ गॉबलेट सेल्स। तो इस मेटाप्लेजिया विद द लॉस ऑफ गॉबलेट सेल्स की वजह से भी ड्राई आइज़ होंगी। अनदर कॉम्प्लिकेशन है केराटिनाइजेशन। ओक्यूलर कॉम्प्लिकेशन में ट्राइकियासिस भी मिल सकता है। स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम में एंट्रोपियन भी हो सकता है और सिम्बलीफेरॉन। ठीक है, सिम्बलीफेरॉन वही पाल्पेब्रल और बल्बर कंजक्टाइवा जो है वो यूनाइट हो जाए, अटैच हो जाए आपस में। अब इसका ट्रीटमेंट स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम का बहुत इंपॉर्टेंट है कि ज़्यादातर हम मेनली सपोर्टिव ट्रीटमेंट देते हैं। टॉपिकली और सिस्टेमिक की बात करें, सबसे पहले टॉपिकल में हमें जो लुब्रिकेशन जो है वो देनी होगी विथ प्रेजर्वेटिव फ्री आर्टिफिशियल टीयर्स। ठीक है, जिसमें प्रेजर्वेटिव्स ना हो, और ऑइंटमेंट्स जो है वो भी मेन स्टे ऑफ ऑक्यूलर थेरेपी होती हैं। आर्टिफिशियल टीयर्स से भी और ऑइंटमेंट से जो है हमने लुब्रिकेशन करनी होगी। इसके अलावा एंटीबायोटिक्स हम यूज़ करेंगे ताकि सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हम यूज़ कर सकते हैं कंजक्टाइवल इन्फ्लेमेशन के लिए। साइक्लोप्लेजिक्स ड्रग्स हम यूज़ करेंगे ताकि आई को कंफर्ट महसूस हो।
लाइसिस ऑफ द डेवलपिंग, जो सिम्लेफेरॉन बन गया है ना, उसकी लाइसिस के ट्रीटमेंट करेंगे टॉपिकली। और एमनियोटिक मेम्ब्रेन ट्रांसप्लांटेशन हम करेंगे पूरे के पूरे ओक्यूलर सरफेस पे, तो इसका भी जो है सिग्निफिकेंट इफेक्ट होता है। अब सिस्टेमिक जो ट्रीटमेंट है उसमें हम स्टेरॉइड्स देते हैं अक्यूट फेज़ में। फॉर एग्जांपल हम प्रेडनिसोलोन 1 मिलीग्राम पर केजी पर डे दे सकते हैं। इम्यूनोसप्रेंट्स में हम एजोथायोप्रीन, साइक्लोस्पोरिन ये दे सकते हैं, इसका पॉसिबल रोल है। अब कुछ इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी हम आईवी यूज़ कर सकते हैं। एंटीबायोटिक्स में हम एंटीबायोटिक्स देंगे प्रोफाइलैक्सिकली, ठीक है, सिस्टेमिकली प्रोफाइलैक्सिस की तरह हम एंटीबायोटिक्स देंगे। तो ये हो गया स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम कंप्लीट। अगली डिजीज़ है हमारे पास पेरिनोड ओक्यूलोग्लैंडुलर सिंड्रोम। अब ये पेरिनोड ओक्यूलोग्लैंडुलर सिंड्रोम क्या है, इसकी डेफिनेशन है कि ये यूनिलेटरल यानी एक साइड पे ग्रेन्युलोमेटस कंजक्टिवाइटिस हो जाता है, उसके साथ साथ एप्सिलेटरल प्री ओरिकुलर लिम्फेडिनोपैथी भी हमें मिलेगी, ठीक है, प्री ओरिकुलर। तो इसका कॉज होता है कंजक्टाइवल इन्फेक्शन हो जाए किसी बैक्टीरिया, वायरस, फंजा या पैरासाइट से। बहुत ही कॉमन इसमें कैट स्क्रैच डिजीज़ है, ठीक है, याद रखिएगा, जिसमें बार्टोनेला हेंसले होता है। कैट स्क्रैच डिजीज़ हम पैथोलॉजी में पढ़ चुके हैं। इसके अलावा टुलेरीमिया भी इसका कॉज है। अब नोट करें कि इसमें, अच्छा इस पॉइंट को छोड़ें, उसके बाद है कि अदर कॉजेज़ क्या हैं इसके पेरिनोड ओक्यूलोग्लैंडुलर सिंड्रोम के। टुलेरीमिया की वजह से रैबिट फीवर, इंसेक्ट हेयर यानी कि ऑफ्थेल्मिया नोडोसम। अच्छा, ये रैबिट हेयर यानी एनिमल फाइबर जो है वो रैबिट हेयर की वजह से ऑक्यूलर इन्फ्लामेटरी कंडीशन जो है उसको ऑफ्थेल्मिया नोडोसा कहते हैं, जो मतलब इंसेक्ट हेयर वगैरह की वजह से हो जाती है। उसकी वजह से हो सकता है ट्रेपोनेमा पैलिडम की वजह से, ट्यूबरक्लोसिस, स्पोरोट्राइकोसिस और एक्यूट क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटिस इन्फेक्शन से। तो इसमें जो पेशेंट को क्लिनिकल फीचर्स होंगे उसमें आप याद रखिएगा कि जो सिम्टम्स हैं उनमें हमें इंक्रीज टीयरिंग जो है सिम्टम मिलता है, बहुत ज़्यादा टीयरिंग होगी, पेनफुल रेड आई मिलेगी, पेशेंट को फीवर होगा और जनरल इलनेस की फीलिंग। नंबर 4 जो सिम्टम है, हमें रीजनल लिम्फ नोड्स की स्वेलिंग मिलेगी, यानी प्री ऑरिकुलर भी, और इसके अलावा सब मैंडिबुलर आपने याद रखना है कि लिम्फ नोड्स इसमें इनलार्ज हो जाएंगे। तो ये इसमें सिम्टम्स है, जबकि साइंस जो है पेशेंट को फीवर होगा और साइंस ऑफ अदर इलनेस, इसके अलावा रेड टेंडर सी इन्फ्लेम्ड आइज होंगी। प्री ऑरिकुलर हमने कहा लिम्फ नोड्स टेंडर होंगे और उसमें हमें ग्रोथ भी मिल सकती है, कंजक्टाइवल नोड्यूल्स मिल सकती हैं यानी कि इनसाइड द आईलिड, ठीक है, एंड ऑन द बल्बर साइड ऑफ द आई। तो ये देखिए ये ग्रेन्युलोमेटस लेशंस शोन है। अब इन्वेस्टिगेशंस हमने क्या करनी है पेरिनोड ओक्यूलोग्लैंडुलर सिंड्रोम में, हमने वाइट सेल काउंट जो है वो चेक करना है, वो हमें हाई मिलेगा। ब्लड टेस्ट में हम एंटीबॉडीज़ के लेवल को चेक करेंगे। बायोप्सी जब हम करेंगे लिम्फ नोड्स की तो वो भी इसमें इन्वेस्टिगेशन में हमने करनी होती है। इसके अलावा लैब कल्चर हम आईलिड के फ्लूइड्स का, आई फ्लूइड का लैब कल्चर, लिम्फ नोड टिश्यू का या फिर ब्लड का लैब कल्चर कर सकते हैं। तो ये इन्वेस्टिगेशन है, ठीक है। अब ट्रीटमेंट जो है इसमें डिपेंड करता है कॉज ऑफ इन्फेक्शन क्या था, उस हिसाब से ट्रीटमेंट देना है। एंटीबायोटिक्स हेल्पफुल हो सकते हैं, सर्जरी हम कर सकते हैं ताकि हम जो है इन्फेक्टेड टिश्यू को कंजक्टाइवा से क्लियर कर सकें, ठीक है, क्लीन करें, तो उसके लिए हम सर्जरी कर सकते हैं। दैट्स इट। तो ये पेरिनोड ओक्यूलोग्लैंडुलर सिंड्रोम जो है वो न्यू एडिशन में है, जो इससे प्रीवियस जो एडिशन है उसमें ये टॉपिक नहीं गिवन, तो ये मैं आपको लेटेस्ट एडिशन से पढ़ा रही हूँ। अगली डिजीज़ है सुपीरियर लिम्बिक केरेटोकंजक्टिवाइटिस, SLKC। अब इसका नाम पता चल रहा है कि इसमें क्रोनिक इन्फ्लामेशन होगी, लेकिन सुपीरियर लिम्बस पे होगी और इसके अलावा सुपीरियर बल्बर एंड टार्सल कंजक्टाइवा पे होगी, ठीक है, क्रोनिक इन्फ्लामेशन। क्यों हो रही है इसका एग्जैक्ट कॉज तो नहीं पता, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट कॉमन जो बिलीफ है वो ये है कि ये लैक्सिटी या फिर लूजनिंग हमारी सुपीरियर बल्बर कंजक्टाइवा की वजह से होता है, जिसके नतीजे में ब्लिंक होगा और उससे रिलेटेड ट्रॉमा होगा हमारी अपर टार्सल और सुपीरियर बल्बर कंजक्टाइवा के दरमियान, ठीक है, वहाँ पे ट्रॉमा होगा। तो जाहिर सी बात है रबिंग होगी टार्सल की भी और बल्बर कंजक्टाइवल सरफेस की आपस में, तो उसके नतीजे में इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स होगा जो कि बहुत ज़्यादा कंजक्टाइवल इडीमा करवा देगा और रिडंडेंसी, यानी फिर उसकी फंक्शनिंग भी नहीं रहेगी। अब इसमें क्लिनिकल फीचर्स हमें क्या मिलते हैं, ये ज़्यादातर दोनों आइज़ को मिडिल एज की वुमेन में ज़्यादातर अफेक्ट करता है। 50% अप्रोक्सीमेटली जो पेशेंट है उनको एबनॉर्मल थायराइड फंक्शन होता है इस डिजीज़ में, ठीक है, एबनॉर्मल थायराइड फंक्शन। तो तकरीबन 30% जो पेशेंट है उनको केरेटोकंजक्टिवाइटिस सीका होता है। इसके अलावा जो सिम्टम्स हमें मिलते हैं इस डिज़ीज़ में सुपीरियर लिम्बिक केरेटोकंजक्टिवाइटिस में, कि पेशेंट जो है वो फॉरेन बॉडी सेंसेशन के साथ प्रेजेंट करेगा। वो कहेगा आंखों में बर्निंग सेंसेशन है, फोटोफोबिया की कंप्लेन भी होगी और वो फ्रीक्वेंटली ब्लिंक करेगा अपनी आईलिड्स को।
तो साइंस हमें क्या मिलेंगे, कंजक्टिवा जब हम देखेंगे तो ये देखिए फिगर में भी शोन है, हाइपरीमिया मिलेगी रेडियल बैंड ऑफ द सुपीरियर बल्बर कंजक्टिवा की, जो कि रोज़ बेंगाल से हम स्टेन करें, उसको स्टेन करेगा, ठीक है, रोज़ बेंगाल से ये स्टेन हो पाएगा सुपीरियर बल्बर कंजक्टिवा, ठीक है, और उसके हाइपरीमिया। इसके अलावा हमें पेपिलरी हाइपरट्रॉफी मिलेगी लिम्बस की भी और सुपीरियर टार्सल प्लेट की। तो हाइपरट्रॉफी याद रखना है, पेपिलरी हाइपरट्रॉफी लिम्बस पे भी मिलेगी, सुपीरियर टार्सल प्लेट पे भी। और लाइट डाउनवर्ड प्रेशर जो है ऑन द अपर लिड कॉजेज रिजल्ट्स इन अ फोल्ड ऑफ लूज कंजक्टिवा क्रॉसिंग द अपर लिम्बस। यानी अगर थोड़ा सा भी प्रेशर, लाइट सा प्रेशर अगर हम अपर लिड पे देंगे तो उससे तो लूज सी कंजक्टिवा का एक फोल्ड जो है वो इस अपर लिम्बस को आके ऐसे क्रॉस कर लेगा। जैसे ही हमने थोड़ा सा ऊपर आईलिड पे प्रेशर दिया तो लूज कंजक्टिवा होके नीचे से आई है, दोनों के दरमियान फ्रिक्शन हुई है और ये मसला हुआ है, तो वो लूज कंजक्टिवा अपर लिम्बस को आके ऐसे क्रॉस करेगी, ठीक है। तो इसके अलावा हमें कॉर्निया में इसमें क्या चेंजेस मिलेंगे, क्लिनिकल फीचर के पेशेंट को पंक्टेड कॉर्नियल एपिथेलियल इरोजन्स होंगी और फिलामेंट्री केराटाइटिस हो सकता है, ठीक है, सुपीरियर पार्ट ऑफ द कॉर्निया में नियर द लिम्बस। माइल्ड सुपीरियर पेनस फॉर्मेशन भी हो सकती है, पेनस फॉर्मेशन मैंने आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, जो ब्लड वेसल्स वगैरह ग्रो कर जाती हैं, ठीक है, वह भी हमें सुपीरियर रीजन पे मिल सकता है इन द लॉन्ग स्टैंडिंग केसेस। अब इसमें इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि इसकी थायराइड के साथ एसोसिएशन है तो हम थायराइड फंक्शन टेस्ट करवाएंगे, बायोप्सी या फिर इम्प्रेशन साइटोलॉजी हमें कैरेटिनाइजेशन शो करेगा सुपीरियर बल्बर कंजक्टिवा की, ठीक है, कैरेटिनाइजेशन मिलेगी उसकी। ट्रीट कैसे करना है, पहले तो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देखें तो हम आर्टिफिशियल टीयर्स देंगे, जाहिर सी बात है, ताकि टार्सल के दरमियान और जो लूज़ हो गई है हमारी बल्बर कंजक्टिवा लैक्स हो गई है, उन दोनों के दरमियान जो है रिडक्स फ्रिक्शन को हम कम कर सकें, तो हम आर्टिफिशियल टीयर देंगे। टॉपिकली हम स्टीरॉइड्स देंगे और मास्ट सेल स्टेबलाइज़र देंगे ताकि इन्फ्लामेटरी कंपोनेंट जो है वो उसका कम हो, इन्फ्लामेशन ना हो। एसिटाइलसिस्टीन 5 to 10% याद रखिएगा, ये फिलामेंट्स जो बन गई है ना कॉम्प्लिकेशन में हमने पढ़ा, तो उनको ब्रेक डाउन करने में और लुब्रिकेशन प्रोवाइड करने में हेल्प करेगा। तो ये हो गए हमारे फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। अब इससे भी कोई जो रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा पेशेंट, तो उसको हम सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट देंगे, जिसमें हमारे पास टॉपिकली हम साइक्लोस्पोरिन 0.05% ट्वाइस डेली देते हैं टॉपिकली। विटामिन ए का डेरिवेटिव रेटिनोइक एसिड कैरेटिनाइजेशन को ख़त्म करने के लिए देंगे। 20% ड्रॉप्स जो हैं दिन में 10 बार ऑटोलॉगस सीरम के देने होंगे। सुपीरियर जो टार्सल है वहाँ पे एक स्टेरॉयड इंजेक्शन लगता है जो हम बार बार